नमस्कार। दी बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करेंगे। इन दोनों ही देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। वाशिंगटन डीसी में 6 जनवरी को जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसने अमेरिकी लोकतंत्र की जड़ें हिलाकर रख दी। उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ी हलचल है। इधर भारत में जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक प्रदर्शन चल रहा है, उससे भी कई तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम दोनों ही देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। उसमें क्या-क्या समानताएं हैं, क्या-क्या विरोधाभास हैं, क्या-क्या अंतर्विरोध हैं, इन चीज़ों का सभी का हम विश्लेषण करेंगे। पहले हम बात करते हैं दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बेसिक चीज़ों की, जो उनके मूल आधार स्तंभ हैं उनकी। अमेरिका और भारत दोनों पर ही अंग्रेजों ने शासन किया। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को भारत से बहुत पहले आज़ाद हो गया था, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। दोनों ही देशों की जो सरकार है वो संविधान से चलती है। संविधान सर्वोच्च संस्था एक मानी जाती है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। इसमें 1,45,000 शब्द हैं, जबकि जो अमेरिकी संविधान है वो बहुत छोटा संविधान है। शायद दुनिया का सबसे छोटा संविधान हो, जिसमें मात्र 4400 शब्द हैं। कहने को तो दोनों देशों में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। दोनों ही देशों में जो सेनाओं के सुप्रीम कमांडर वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उसके पास शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं, अथाह शक्तियां हैं, जबकि जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनके पास सीमित शक्तियां हैं। भारत में जो सबसे पावरफुल पोस्ट जो मानी जाती है, जो पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो प्रधानमंत्री का है। दोनों ही देशों में कानून जो है वहाँ की संसद बनाती है। दोनों ही देशों की संसद के 2 सदन हैं, एक निचला सदन है, एक ऊपरी सदन है। निचले सदन में लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, जबकि जो ऊपरी सदन है उसमें नॉमिनेटेड जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग आते हैं, या फिर इन लोगों जो चुने हुए लोगों के चुने हुए लोग आते हैं। जैसे भारत में आप देखते हैं कि लोकसभा जिसमें 545 मेंबर हैं वो निचला सदन है, और ऊपरी सदन है राज्यसभा जिसमें 250 मेंबर हैं। इसी प्रकार अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें 445 मेंबर्स हैं, जबकि जो ऊपरी सदन है अपर हाउस है सीनेट, उसमें 100 मेंबर हैं। इस प्रकार जो व्यवस्था है काफ़ी हद तक भारत के साथ मिलती जुलती व्यवस्था है। वहाँ पे जो कानून बनाने की शक्तियाँ उसका भी हम बात करेंगे कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सीनेट, वो दोनों ही मिलके कानून बनाते हैं। बाद में वो कानून राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसको साइन करके कानून का जामा पहनाते हैं। वहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि निचला सदन ऊपरी सदन संसद के दोनों ही सदन मिलके जो है कानून को पारित करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके उसको कानून का दर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका में राष्ट्रपति खुद भी कानून बना सकता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति अपने स्तर पे कानून नहीं बना सकता। अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति के समकक्ष जो भारत में प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कोई कानून नहीं लागू कर सकता।
हालांकि एक प्रावधान है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है, उस दौरान सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए कानून ला सकती है। इसकी जो अवधि है वो 6 महीने होती है। ये जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके माध्यम से सरकार कोई कानून लागू कर सकती है, लेकिन इसको बाद में संसद में पास करवाना जरूरी होता है। अगर कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं करवाया जाएगा तो 6 महीने के बाद वो अपने आप ही रद्द मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सरकार भारत में है वो अल्पकाल के लिए कोई कानून ला सकती है, लेकिन उसको परमानेंट नहीं कर सकती। जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कानून लाते हैं उसको अगला राष्ट्रपति ही तो रद्द कर सकता है, उसके कार्यकाल में और कोई जो है उसको रद्द नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। वहाँ पे एक जो राष्ट्रपति है अमेरिका में, उसको जो कानून पास करके संसद भेजती है उसको वो मना कर सकता है। मना भारत में भी कर सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी संसद, उसको कांग्रेस बोलते हैं, उसके द्वारा जो पारित कानून को वापस करता है, फिर अगर संसद उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पारित करती है, फिर राष्ट्रपति को वो कानून मानना पड़ता है। जबकि भारत में ये है कि अगर कानून पारित होके संसद से राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस कानून को एक बार वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा फिर वो कानून पारित होके जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसके लिए मना नहीं कर सकता। पिछले कुछ समय में ऐसे कई कानून हुए, खासतौर पे जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई बार सरकार को कानून वापस किए। अमूमन ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति किसी कानून को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो सरकार दोबारा वो कानून दोबारा नहीं भेजती है कि इसके ऊपर आप साइन कीजिए ही कीजिए, लेकिन अगर भेज देती है तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों देशों में कैबिनेट की। भारत में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपनी पार्टी के या गठबंधन सहयोगियों के जो लोकसभा और राज्यसभा सदस्य हैं उनमें से चुनकर मंत्री बना सकता है। उसमें अगर कोई दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है तो उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर किसी न किसी संसद के किसी न किसी सदन का जो है वो सदस्य बनना जरूरी होता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी मर्जी के लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को अपनी कैबिनेट में जगह देता है। हालांकि उनका मेंबर होना जरूरी नहीं है, पर उनको संसद से जो है उनका अनुमोदन होना जरूरी है। अमेरिका और भारत दोनों में एक जो बहुत बड़ा फर्क है वो है यहाँ की और वहाँ की चुनाव प्रक्रिया। यहाँ चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो किसी पार्टी के अंडर नहीं है। वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पूरे देश में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। जबकि अमेरिका में चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होती है वो सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। जो दल सत्ता में होता है, सरकार में होता है, वही चुनाव कंडक्ट करवाता है। फिर एक जो बड़ी बात है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो 50 राज्य हैं उनमें अगर किसी राज्य में रिपब्लिकन के जो रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा जीत के आते हैं तो पूरे का पूरा उस राज्य का जो वोट है वो रिपब्लिकन को चला जाएगा। अगर कहीं पे डेमोक्रेट्स ज़्यादा जीत के आते हैं तो पूरा का पूरा उस राज्य का जो है वो डेमोक्रेट्स को चला जाएगा। जबकि भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ जो लोग
प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वहाँ पे क्या है, हर मेंबर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। मान लो अगर पंजाब में 13 सीटें हैं, उनमें से 9 सीटें एक पार्टी जीतती है और 2 कोई जीतती है, 1 कोई जीतती है, तो वो जो सभी पार्टियों का जो अलग अलग जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। जब प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग होगी तो वो अपनी पार्टी के अनुसार वोट डालेंगे। पूरे जो देश में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, कहीं से भी अगर किसी पार्टी के ज़्यादा लोग जीत के आते हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर जाते हैं, तो उस पार्टी की सत्ता बन जाती है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टेट से कितने लोग जीत के आए हैं। जबकि अमेरिका में ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी ज़्यादा वोट ले जाती है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स उसके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सत्ता से वंचित हो जाती है, क्योंकि किसी एक राज्य में जो है, अलग अलग राज्यों में, मतलब ज़्यादा राज्य जो है वो दूसरी पार्टी ने जीत लिए होते हैं। तो इस प्रकार से एक वहाँ पे सिलसिला जो चुनाव का चलता है, जो भारत से बिल्कुल ही अलग है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। शुक्रिया।